चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज की ये सीरीज उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर है और इस उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में हम टारगेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स के जो एग्जाम होने वाले हैं 2024 को। इसमें हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संग्रह देखेंगे एक ही वीडियो में। पहले डिस्कस कर लेते हैं हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के स्पेशल सिलेबस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडियन सेंसस प्लस उत्तर प्रदेश के सेंसस स्पेशल 2011 की जो लेटेस्ट जनगणना है और कंपैरिजन करेंगे 2001 की जनगणना के साथ। क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वैसे डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा देखेंगे उसमें उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को। ठीक है। उसके बाद तीसरा इंडस्ट्री और उससे संबंधित डेटा जिसमें भारत और उत्तर प्रदेश से संबंधित डेटा शामिल रहेंगे। चौथा देखेंगे पर्यटन और मेला को। पांचवा मिसलिनियस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना के साथ। हाल ही में यूएनपीएफए ने यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो यूनाइटेड नेशन का एक फंड है यानी नीति का है, एजेंसी विभाग से संबंधित है, उसने बताया है दुनिया की आबादी 8 बिलियन को क्रॉस कर गई है, जिसमें चीन जो है पहले नंबर पर था, भारत सेकंड नंबर पर है, लेकिन जल्द ही भारत दुनिया को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आने वाला है। ठीक है। दुनिया की आधी आबादी कहाँ रहती है? एशिया में रहती है। ठीक है। बात करें थोड़ा सा सेंसस के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल में ऋग्वेद में भी जनसंख्या गणना कायम थी। अर्थशास्त्र में भी आप देखेंगे जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह उसमें मिलता है। फिर आईने अकबरी में मुगल राजा अकबर के शासनकाल में आप देखेंगे उसमें भी जनसंख्या, इंडस्ट्री, धन, कई अन्य विशेषताओं सहित व्यापक डेटा मौजूद है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट कब हो जाता है? स्वतंत्रता पूर्व काल के बाद जब ब्रिटिश आ जाते हैं तो प्रारंभिक जब सबसे पहला प्रयास किया गया था जनसंख्या गणना के इतिहास में 1800 से शुरू हुआ था। ठीक है। और जब इंग्लैंड में अपनी जनगणना शुरू हुई थी तब जो है भारत में भी ये सब काम थोड़ा बहुत चालू हुआ था। अगली कड़ी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824 में, बनारस में 1827 1828 में जनगणना कराई गई। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना आप देखेंगे 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। दूसरी जनगणना की बात करें 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा आयोजित की गई थी। और 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय यानी 5 वार्षिक रिटर्न नियोजित करने का आदेश दिया था। ठीक है। पहली अगर इंग्लैंड की बात करें यानी ब्रिटिश शासनकाल की बात करें, पहली गैर समकालिक जनगणना थी या 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो द्वारा के शासनकाल के दौरान की गई थी। यह पहली गैर समकालिक जनगणना थी। और इसके अलावा बात करें तो पहली समकालिक जनगणना की बात करें तो ब्रिटिश शासन में 17 फरवरी 1881 में डब्ल्यूसी द्वारा की गई थी, जो रेडोड भारत के जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो क्वेश्चन पूछा था भारत में पहली जनगणना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1881। अगर 1872 भी ऑप्शन देता है तो इसमें 1881 मारना है क्योंकि 1881 आयोग सही मानता है। ठीक है। पहली जो है लीगल जनगणना देखेंगे। ठीक है। तो उसमें 1881 में करवाई गई थी। के बाद से ही 1881 के बाद से ही जो है आप देखेंगे हर 10 साल बाद जनगणना की जाती रही है, इसीलिए 1881 को हम लोग सही मानते हैं। 1921 में इसके बाद पांचवी जनगणना की गई। ठीक है। और 1921 की जनगणना को भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। ठीक है। 1921 की जनगणना के बाद जनसंख्या बढ़ रही थी, तो उसके बाद इसके 1921 की जनगणना को भारत वर्ष में जनसंख्या इतिहास में महाविभाजन वर्ष के रूप में कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जनसंख्या कम हुई होगी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महाविभाजन काल के रूप में जाना जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें स्वतंत्रता बाद की। स्वतंत्रता बाद की बात करें तो भारत की पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद 9 फरवरी 1951 में शुरू की गई। ठीक है। और तब देश की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ के आसपास आकी गई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली और क्रमानुसार देखेंगे 1881 से तो ये 8वीं जनगणना थी। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई कि स्वतंत्र भारत की पहली थी 8 फरवरी 1951। वैसे क्रोनोलॉजी में देखेंगे जब से 10 साल की गणना 10 साल के अंतराल पर जनगणना चालू हुई 1881 से, तो 8वीं जनगणना थी। ठीक है। इसके बाद 2011 में जो सेंसस किया गया था वो कौन सा था? 15वां। 16वां जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी आ गई तो उसे स्थगन करना पड़ा। पहली बार ये ऐसी जनगणना होने वाली थी पूरी तरह डिजिटल होने वाली थी। ठीक है।
और इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किसी व्यक्ति के अध्यक्षता वाले परिवारों और परिवार में रहने वाले सदस्यों की जानकारी इसमें एकत्र करने का एक अलग से कॉलम जोड़ा जाना था। लेकिन अभी तक जो है आप देखेंगे 16वीं जनगणना हुई नहीं है। ठीक है? अब जनगणना के साथ ही एक सेंसस और किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, कास्ट सेंसस। ठीक है? 1931 के बाद पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। इसमें देखेंगे विशिष्ट जाति का नाम से सरकार के पूर्व मूल्यांकन की अनुमति मिल जाती है। इसके फायदे होते हैं। ठीक है? और कौन से जात समूह है, कौन सी जात समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में है, कौन बेहतर स्थिति में है, ये सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस से ये आंकड़ा हम लोगों को पता चलता है। ठीक है? जनगणना और एसईसीसी के बीच अंतर की बात करें तो कवरेज क्षेत्र का अंतर होता है। यानी जनगणना भारतीय आबादी का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि अगर बात करें कास्ट यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करें तो राज्य समर्थन के लाभार्थी की पहचान करने के लिए उपकरण प्रदान करती है। डेटा गोपनीयता की बात करें तो जनगणना को गोपनीय माना जाता है, जबकि सामाजिक आर्थिक कास्ट सेंसस का डेटा सरकारी विभागों द्वारा लोगों को लाभ देने के लिए या प्रतिबंधित के लिए उपयोग के लिए खुला होता है। तो ये तो बात हो गई जनगणना और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की। ठीक है? महत्व की बात तो आपको पता है कि असमानताओं को बेहतर मानचित्र प्रस्तुत करता है, कानून रूप से अनिवार्य है। ठीक है? जैसे आप देखेंगे तो ये कानून रूप से अनिवार्य भी है, क्योंकि अदालतों को आरक्षण के मौजूद स्तरों का समर्थन करने के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता होती है। संवैधानिक आदेश है, भारत में संविधान भी जाति जनगणना का पक्षधर है। आर्टिकल 340 में लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए गए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है? तो ये तो बात हो गई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अब बात करते हैं इसका नोडल मंत्रालय कौन होता है। नोडल मंत्रालय आप देखेंगे तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत देखेंगे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय होता है। ये देखता है जनगणना को। संवैधानिक समर्थन की बात करें, जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत आयोजित की जाती है। इस अधिनियम का विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लाया गया था। भारत संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है और इसके नाम संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 में इससे संबंधित है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई लीगल प्रावधान की। अब जनगणना से संबंधित कुछ अवधारणा को समझ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे कुल जनसंख्या बटा उस एरिया का क्षेत्रफल से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। ठीक है? यानी जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, या भूमि के संबंध में जनसंख्या के स्थानिक वितरण की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे 1991 में जनसंख्या घनत्व था 117 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, 117 व्यक्ति। 2001 में यही गए कि 313 व्यक्ति हो गए प्रति वर्ग किलोमीटर में। 2011 में देखेंगे 382 हो गए। यानी समय के साथ जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है? अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? हमारे 2 चैनल स्टडी एंड आइक्स एंड यूपीएससी, और हमारे टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जनसंख्या घनत्व की। अब कुछ कॉन्सेप्ट और समझते हैं। जनसंख्या ग्रोथ किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है दो समय अंतरालों में के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 1991 की जनसंख्या देखेंगे और 2001 की जनसंख्या को कंपैरिजन करेंगे तो उसमें से घटाएंगे लगभग आप देखेंगे जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि दिखाती है। ये है रियल जनसंख्या। ठीक है? रियल जनसंख्या ग्रोथ दिखाता है। और जनसंख्या वृद्धि दर को देखेंगे तो इसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाता है। और वहीं कभी कभी पूछा जाता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, कथन में दे देता है, उसका आपको बताना पड़ता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु में अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है? इसके अलावा देखेंगे जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि देखेंगे तो जन्म माइनस मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवास, ठीक है, माइनस उत्प्रवास, ये क्या होगा? जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर हो जाएगा। ठीक है? तो इन सब कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ लेना है। दूसरा सेक्स रेशियो, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणे यानी मल्टीप्लाई बाई 1000 जो है, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या दिखाती है? ये दिखाती है सेक्स रेशियो।
ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई। अब हम सेंसस की रियल क्लास शुरुआत करते हैं। 2001 से 2011 के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि आई वो लगभग 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? वो थी 102.87 करोड़। जो 2011 में देखेंगे, 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? लगभग 121 करोड़। और वर्तमान में जो जनसंख्या है वो बढ़कर लगभग 141 करोड़ के लगभग हो गई है। भारत की जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर 17.7% रही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, ठीक है, यानी 10 साल में होने वाली वृद्धि दर कितनी रही? 10 साल में होने वाली वृद्धि दर कितनी रही? 17.7%। अगर वहीं भारतीय जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना 1.64% है। ठीक है, तो ये चीज कुछ करेक्ट कर लीजिएगा। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7% रही, यानी 10 साल में जो ग्रोथ हो रही है। वार्षिक वृद्धि दर वो रही 1.64%। ठीक है, ध्यान से इत्मीनान से क्लास को देखिएगा, नोट करते चलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य, तो शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो पहले नंबर पर पहला गोल्ड मेडल जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़ है। ठीक है, पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें, टोटल पॉपुलेशन का भारत की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? 16.51% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकेंड सिल्वर मेडल मिला है किसको? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ के लगभग है, और भारत की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? 11.237% है। ठीक है, थर्ड नंबर देखेंगे तो बिहार को है, बिहार को मिला है। बिहार की जनसंख्या लगभग आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 10.40 करोड़ पर है। पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें भारत की जनसंख्या का, यानी 121 का कितना है? देखेंगे 8.60%। फिफ्थ की बात करें तो पश्चिम बंगाल 6 पर, फोर्थ पर देखेंगे तो फोर्थ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिफ्थ पर देखेंगे, फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये तो बात हो गई शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य की। ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए शीर्ष जनसंख्या वाले यूटी की, यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसमें देखेंगे सबसे नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर दिल्ली है। सेकंड पर पुदुचेरी है। थर्ड पर आप देखेंगे चंडीगढ़ है। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। तो बस अब आपको आंकड़े नहीं, यही सब चीज़ें याद रखनी है सेंसस में। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, तो सबसे अधिकतम वृद्धि दर जो थी वो दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, पुदुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं बता रहे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड करके बता रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस में रही, राज्य और यूटी ना पूछा जाए, तब आपको ध्यान रखना अधिकतम किस में रही? दादरा नगर हवेली, सेकंड पर दमन द्वीप, तीसरे पर पुदुचेरी, फोर्थ पर मेघालय, फिफ्थ पर अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम किस में रही? सबसे कम आप देखेंगे पहले पर नागालैंड, सेकंड पर केरला, थर्ड पर लक्षद्वीप, फोर्थ पर अंडमान निकोबार, फिफ्थ पर गोवा। ठीक, तो जनसंख्या ग्रोथ की बात हो गई है, शीर्ष की बात हो गई। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, जनसंख्या आंकड़ों की तुलना 2001 से 2011। तो 2001 की पॉपुलेशन कितनी थी और 2011 की? 2001 में पॉपुलेशन थी 102 करोड़, 2011 में लगभग हो गई 121 करोड़। मेल परसेंटेज था 51.73%। ठीक है, और देखेंगे 2011 में ये परसेंटेज गिरा है 51.4%। फीमेल परसेंटेज की बात करें तो 48.2% था 2001 में, और 2011 में आकर देखेंगे तो मेल पॉपुलेशन बढ़ा है, 48.53% हुआ है। अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी जनसंख्या की बात करें 2001 में कितनी परसेंटेज रहती थी टोटल पॉपुलेशन का? 27.81%। वहीं 2011 में देखेंगे तो ये पॉपुलेशन अर्बन यानी शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है 31.1%। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें यानी लिंगानुपात बात करें तो आप देखेंगे 933 लड़कियां थी 1000 लड़कों पर। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर 933 लड़कियां थी। ठीक है, सेक्स रेशियो जाकर देखेंगे तो 2011 में 983 लड़कियां हुई 1000 पुरुषों पर, थोड़ा बढ़ा है। लिटरेसी रेट की बात करें यानी साक्षरता दर की बात करें तो 2001 में कितना था? 64.8% था। 2011 में 73% रह गया, यानी बढ़ा है। डेंसिटी की बात करें 325% प्रति किलोमीटर स्क्वायर थी, और ये 2011 में बढ़कर 382 हो गई। ठीक है, यानी आप देखेंगे 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या डिफरेंस की बात करें अप्रॉक्स 18 करोड़ का अंतर है।
ठीक है, यानी 18 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब बात करें एशिया के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सॉरी एरिया के हिसाब से, ये एरिया है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार। सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, अब जनसंख्या के हिसाब से देखिए क्या है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम। सबसे बड़ा यूटी जनसंख्या के हिसाब से कौन सा? दिल्ली। सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया वाइज दिया है, यहाँ पर जनसंख्या वाइज, दोनों का कंपैरिजन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट सेंसस की। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, जैसे हमने बताया, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या क्या कहते हैं? उस एरिया का नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। इसी संबंधित आंकड़े हैं, इसको देखना है। देश की प्राकृतिक समृद्धि दर जो थी, कितनी थी? वो 14.3% थी। ठीक है, सर्वाधिक प्राकृतिक समृद्धि दर वाले 4 राज्य की पूछा जाए तो बिहार नंबर 1 पर, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर राजस्थान, फोर्थ पर मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नेचुरल ग्रोथ रेट कितनी रही? 19.6%। बिहार की 19.7%। राजस्थान की देखेंगे 18.6%। एमपी की 17.9%। ठीक है, ये तो हो गई नेचुरल ग्रोथ की। अब सबसे कम वृद्धि वाले राज्य की बात करें तो गोवा और सेकंड पर केरला। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो, यानी कितने लड़कों की शादी हो पाएगी, कितने कितने कुंवारे रह जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं सेक्स रेशियो। तो आप देखेंगे केरल में आप देखेंगे तो 1000 लड़कियों पर कितने लड़के हैं? 1084। यानी आप देखेंगे लड़कों की आबादी ज़्यादा है, लड़कियों की कम है, यानी उल्टा हो जाएगा, इसमें 84 लड़कियाँ। ठीक है, 84 लड़के जो है आप देखेंगे इसमें प्लस है। तमिलनाडु में देखेंगे सेकंड स्थान पर कितनी सेक्स रेशियो है? 996, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी लड़कियां हैं? 996, यानी 4 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। आंध्र प्रदेश में 993 है, 1000 पुरुषों पर 993 लड़कियां हैं, यानी 7 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 991 है, 1000 पुरुषों पर 991 लड़कियां हैं, यानी आप देखेंगे लगभग 9 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है, मेघालय में देखेंगे तो शीर्ष लिंगानुपात राज्य में 989 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर लगभग 11 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। यानी अगर शीर्ष लिंगानुपात और राज्य की बात की जाए तो नंबर 1 पर केरल, सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ पर छत्तीसगढ़, फिफ्थ पर मेघालय आ जाएगा। तो डाटा भी याद रखना है और क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। अब न्यूनतम लिंगानुपात और राज्य की बात करें तो सबसे कम देखेंगे हरियाणा का है, पूरे देश में सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है। यानी आप देखेंगे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 879, यानी 79 1 80 20 100, यानी 21 लड़के कुंवारे मर जाएंगे। ठीक है, हरियाणा में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सेक्स रेशियो कितना है? 889, 1000 पुरुषों पर 889 लड़कियां हैं, यानी 89 1 90, 1011 कुंवारे रह जाएंगे। ऐसे सिक्किम में 890 है, पंजाब में 895 है, उत्तर प्रदेश में 912। तो आपको उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है। 912 सेक्स रेशियो है 1000 पुरुषों पर, यानी उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुष पर 912 लड़कियां हैं। ठीक है, यानी 12 8 20। ठीक है, 88 जो है आप देखेंगे 88 पुरुष कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो आप अपने अपने स्टेट का हाल देख लीजिएगा अपने कुंवारेपन का। ठीक है, शीर्ष लिंगानुपात वाले यूटी की बात करें तो शीर्ष लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी 1000 महिलाओं पर देखेंगे 1037 पुरुष पाए जाते हैं पुडुचेरी में। ठीक है, लक्षद्वीप में आप देखेंगे 947, अंडमान निकोबार में 976 और दिल्ली में आप देखेंगे 868। ठीक है, महिलाएं पाई जाती हैं 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो ये तो दिल्ली का हाल है। सबसे कम लिंगानुपात वाले यूटी की बात करें, दमन द्वीप में आप देखेंगे 600 कितने 18 618 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पर। दादरा नगर हवेली में 774 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पर। चंडीगढ़ में 818 लड़कियां हैं
1000 पुरुषों पर। तो ये आंकड़े हैं सेक्स रेशियो के। अब कुछ फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक शिशु यानी 0 से 6 वर्ष की आयु वाले लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो देखेंगे 972 बच्चे हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें हरियाणा में है 834। ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य की बात की यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम की बात करें तो दिल्ली 871। ठीक है। अब बात करेंगे लिटरेसी सेंसस की यानी साक्षरता दर की। टोटल लिटरेसी कितनी है भारत की, वो 73% है। ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि आई है, तो देखेंगे पुरुषों की अपेक्षा देखेंगे महिलाओं का जो है 46.67% रही है। और इसमें पुरुषों की बात करें लिटरेसी रेट कितना है 80.9%, महिलाओं का 64.6%। ठीक है। ये तो भाई लिटरेसी की बात। सर्वाधिक पढ़े लिखे वाले राज्य की बात करें केरल में देखें 94% शिक्षित है, मिजोरम में 91.3%, गोवा में आप देखेंगे तो 88.7%, त्रिपुरा में देखेंगे तो 87.2%, हिमाचल प्रदेश में 82.8%। तो पहले नंबर पर केरल, सेकंड पर मिजोरम, थर्ड पर गोवा, फोर्थ पर त्रिपुरा, फिफ्थ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक पढ़े लिखे वाले राज्य की 5 सूची यहाँ पर दी गई है। सबसे कम पढ़े लिखे वाले राज्य की बात करें तो बिहार में आप देखेंगे 61.8%, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पर राजस्थान है 66.1%, झारखंड की बात करें चौथे स्थान पर है 66.4%, आंध्र प्रदेश की बात करें पांचवें स्थान पर 67.0%। ठीक है। तो ये हो गई सबसे कम लिटरेसी यानी पढ़े लिखे वाले राज्य की क्रोनोलॉजी। अब बात करें सर्वाधिक पढ़े लिखे वाले केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे नंबर 1 पर लक्षद्वीप, सेकंड पर दमन द्वीप, थर्ड पर अंडमान निकोबार, फोर्थ पर दिल्ली, फिफ्थ पर चंडीगढ़। ठीक है। परसेंटेज ना याद हो चलेगा, लेकिन ये क्रोनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए। सबसे कम पढ़े लिखे वाले यूटी की बात करें तो नंबर 1 पर दादरा नगर हवेली, सेकंड पर आप देखेंगे पुदुचेरी, थर्ड पर आप देखेंगे चंडीगढ़ आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8%, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8%, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य दादरा नगर हवेली 76.2%। ठीक है। तो ये हमने रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात। इंडिया की डेंसिटी कितनी है 382 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बिहार की बात करें तो सर्वाधिक डेंसिटी आप देखेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं 1106 व्यक्ति रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद पश्चिम बंगाल यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, बिहार की है, सेकंड पर पश्चिम बंगाल, थर्ड पर केरला, उत्तर प्रदेश आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की डेंसिटी देखेंगे कितनी है 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये चौथे स्थान पर है, फिफ्थ पर हरियाणा है। ठीक है। तो ये हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्य की बात कर रहे हैं हम क्रोनोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे 17 व्यक्ति रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर मिजोरम आप देखेंगे 52 व्यक्ति रह रहे हैं प्रति किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में, फिर थर्ड पर सिक्किम, फोर्थ पर नागालैंड, फिफ्थ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले यूटी की बात करेंगे, तो नंबर 1 पर कितना है, ध्यान रखिए जो यूटी से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा 11,320 इंसान रह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर चंडीगढ़, थर्ड पर पुदुचेरी, फोर्थ पर दमन द्वीप, फिफ्थ पर लक्षद्वीप। तो सर्वाधिक डेंसिटी आप यूटी में पूछा जाए किसका है, दिल्ली का। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार में आप देखेंगे 46,
फिर सेकंड नंबर पर दादरा नगर हवेली 700, फिर थर्ड नंबर पर आप देखेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1911 से 1921 के दशक के बीच जनसंख्या घनत्व की वृद्धि ऋणात्मक रही है। वही 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी की बात करें तो किसकी? दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी अंडमान निकोबार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो सेंसस की बात हो गई। अब अनुसूचित जाति जनगणना की बात करते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति जनगणना। टोटल पॉपुलेशन कितनी है भारत की? 121 करोड़ अप्रॉक्स 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें एससी पॉपुलेशन आप देखेंगे कितनी है? एससी पॉपुलेशन पूरे भारत में 20.137 करोड़ है पूरी जनसंख्या की, यानी टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें 16.6% है। तो परसेंटेज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परसेंटेज आपको ध्यान रखना है। टोटल पॉपुलेशन का इंडिया कितना है? एससी पॉपुलेशन 16.6%, यानी आप देखेंगे 2001 से 2011 के अनुसूचित जात की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? लगभग 20.8% रही। ये 10 की वृद्धि है 2001 से 2011 के बीच। अब सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन वाले राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में भारत में पूरे राज्य में की बात करें तो सब सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन पाई जाती है। पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पर है, थर्ड पर बिहार है, फोर्थ पर तमिलनाडु है, फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पंजाब राज्य के पूरे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत, यानी एससी का उच्चतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है पंजाब में। जबकि आप देखेंगे एससी की पॉपुलेशन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के पास एक भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जो एक्सेप्शन हो उसी से क्वेश्चन उठाता है कि पंजाब के पास अगर सर्वाधिक उच्चतम प्रतिशत के आधार पर एससी पॉपुलेशन पूछा जाए तो पंजाब लगाना है, जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए एससी पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश लगाना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में किसमें एससी की पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट बात करें सबसे कम जनसंख्या एससी वाले राज्य की बात करें तो मिजोरम में है। उसके बाद देखेंगे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई एससी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य की। तो सबसे ज्यादा एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, जनजाति, सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाएगी? मध्य प्रदेश में, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर उड़ीसा, फोर्थ पर राजस्थान, फिफ्थ पर गुजरात। ठीक है, तो एसटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे कम एसटी वाले राज्य की बात करें तो आप देखेंगे भारत के कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। वहीं उत्तर प्रदेश में एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन एसटी पॉपुलेशन कितना है? 0.6% है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में कोई अनुसूचित आबादी नहीं पाई जाती है। तो एसटी और एससी में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बार बार उसको देख लीजिएगा। अब बात करें यूपी जनसंख्या विशेष की बात करें। अब तो ओवरऑल हम पूरे भारत की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी स्पेसिफिक की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? यह है लगभग 19 करोड़, और पूरे भारत की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 16.51%। 10 की वृद्धि दर कितनी रही 2001 से 2011 के बीच? 20.22%। ठीक है, और 2001 से 2011 10 की वृद्धि दर के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का जो है आप देखेंगे 14वें स्थान पर है। ठीक है, 2001 से 2011 में यूपी की 10 की वृद्धि दर देखेंगे, मेल की कितनी रही? 19.31%, फीमेल की ये रही 23.23%। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश कितनी है? 829 पर पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कंट्री की डेंसिटी कितनी रही? 382। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देश का चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप देखेंगे 2001 से 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व में 139 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अब बात करेंगे यूपी का सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट की। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला राज्य घटते क्रम बात करें तो नंबर 1 पर सबसे ज्यादा आबादी इलाहाबाद में, सेकंड पर मुरादाबाद में, थर्ड पर गाजियाबाद, फोर्थ पर आजमगढ़, फिफ्थ पर लखनऊ।
सबसे कम की बात करें घटते क्रम में, सबसे कम महोबा में, उसके बाद देखेंगे उससे उसके उसके बाद चित्रकूट का नंबर, फिर हमीरपुर, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद ललितपुर। ठीक है, तो ये गम बढ़ते क्रम में है, सॉरी ये बढ़ते क्रम में है। यानी सबसे कम जनसंख्या आपको कहाँ, महोबा में, उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला घटते क्रम में है। ठीक है, इसके अलावा 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात बहराइच में देखने को मिलेगा, सबसे कम आप देखेंगे कानपुर नगर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। इंडिया पॉपुलेशन एवरेज कितना है, 121 करोड़ है, जिसमें यूपी की पॉपुलेशन कितना है, 19.96 करोड़ है, और जो पूरे पॉपुलेशन कितना परसेंट है, 16.50% है। उसमें देखेंगे रूरल पॉपुलेशन कितना है, जो उत्तर प्रदेश में गांव में रहती है, वो देखेंगे 15.51 करोड़, लगभग देखेंगे 77.72% जो है कहाँ रहती है, गाँव में जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश की। शहरी जनसंख्या की बात करें, शहरी जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से 22.28% जो है शहर में रहती है। तो ये तो शहरी और रूरल कंपैरिजन हो गया उत्तर प्रदेश की। अब जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, अधिकतम और न्यू सबसे कम की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिलों को पूछा जाए आपसे, तो घटते क्रम में देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बालरामपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में आप देखेंगे तो कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, गाजियाबाद पहले नंबर पर, सेकंड पर वाराणसी, थर्ड पर लखनऊ, फोर्थ पर भदोही, फिफ्थ पर कानपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें, पहले पर ललितपुर, सेकंड पर सोनभद्र, थर्ड पर हमीरपुर, फोर्थ पर महोबा, फाइव पर चित्रकूट। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बोरियत महसूस हो तो वीडियो पॉज कर दीजिए, दोबारा देख लीजिए, लेकिन ध्यान से देखिएगा। यूपी की लिटरेसी सेंसस की बात करें तो मेल लिटरेसी की बात करें तो 77.3% है, फीमेल लिटरेसी की बात करें 57.2% है। अगर वहीं गांव में कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है टोटल पॉपुलेशन का, 65.46% है। अर्बन की बात करें यानी शहर में 75.14% है। ठीक है, देखेंगे टोटल जो है यूपी की कितनी साक्षरता है, 67.7%। 2001 से 2011 के बीच औसत जो लिटरेसी दर थी वो कितनी थी, 11.4% थी, जो देश की लिटरेसी रेट के हिसाब से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर था। ठीक, सर्वाधिक पढ़े लिखे वाले डिस्ट्रिक्ट की आपसे पूछा जाए तो शीर्ष 5 साक्षर जिले की बात पूछे, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम पढ़े लिखे जिले, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, भदेयू, बलरामपुर। ठीक है, और आपसे पूछा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ ज्यादा है, 3 जिले पूछा जाए, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा। सबसे कम पुरुष साक्षरता, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता, कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम देखा जाए श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, कोई भी ट्रिक नहीं है, और जो ट्रिक बता भी रहा है एक टाइम के बाद भूल जाएंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक के चक्कर में तो ना ही पढ़े जहाँ सही है। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें उत्तर प्रदेश की तो राष्ट्रीय स्तर पर कुंवारे लड़कों की संख्या कितनी है, 57 है, यानी 943 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों, 1000 पुरुष पर 943 लड़की ने 57 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में देखेंगे 2011 की जनगणना के साथ 1000 पुरुष है, जिसमें लड़कियां कितनी है, 912, यानी उत्तर प्रदेश में कुंवारे लड़कों की संख्या कितनी रह जाएगी, 88। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें उससे 31 कम है। ठीक है, तो ये तो हाल है उत्तर प्रदेश में कुंवारे लड़कों की जो रह जाएंगे कुंवारे। अब बात करते हैं लिंगानुपात वाले जिले की, शीर्ष सेक्स रेशियो वाले जिले की बात करें, जौनपुर में सबसे ज्यादा आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, 1024। ठीक है, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 1024। आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 898, सुल्तानपुर में 883। न्यूनतम 5 जिले की बात करें, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर, कानपुर, बादा, मथुरा और रैया, जलौन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेक्स रेशियो की। अब बात करेंगे यूपी में एससी पॉपुलेशन की, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर, सेकंड पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, थर्ड पर बिहार, फोर्थ पर तमिलनाडु, फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश। इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। पंजाब की बात बता दें, अगर परसेंटेज के बारे में पूछा जाए तो हाईएस्ट परसेंटेज है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई एससी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। ठीक है, एसटी पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश
भारत में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है। वहीं आप देखेंगे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, और साथ साथ पंजाब में भी। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के मामले में 3 जिले कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। और सबसे कम प्रतिशत के मामले में 3 जिले बागपत, बरेली और बलरामपुर। ठीक है, इसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। और इसके अलावा जनसंख्या के दृष्टि से सबसे राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? थारू। ये आपको पता रहना चाहिए। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन है? बनरावत। ठीक है, ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। सेकंड चैप्टर है उत्तर प्रदेश का भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भूगोल और पर्यावरण के लिए हम लोग 2 मिनट का क्या करेंगे? पॉज लेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले भारत के बारे में कुछ जानकारी समझ लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। ये देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। यानी अक्षांशीय विस्तार मतलब 36 विस्तार पूछ रहा है। और यहाँ पे देखें नॉर्थ लिखा है, क्योंकि आप देखेंगे अगर हम आपको समझा दें, सपोज ये विश्व का मैप है। ठीक है, ये विश्व का मैप है। इसको आप 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। इधर आ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर साउथ हेमिस्फीयर। फिर इधर 0 डिग्री देशांतर बांट दीजिए। इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट। तो भारत कहाँ है? ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री ऊपर देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो इसके बीच है। तो ये पूरी तरह आप देखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, दूसरा ईस्ट में है। इसीलिए आप देखेंगे अक्षांशीय विस्तार क्या लिखा जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। नॉर्थ क्यों लिखा जाता है, समझ में आ गया। दूसरा देशांतरी विस्तार भारत का। तो अब देशांतरी विस्तार की बातें हमने बताया ईस्ट में है, क्योंकि नॉर्थ में पूरा हेमिस्फीयर में, दूसरी हम लोग ईस्ट में है। तो आप देखेंगे देशांतरी विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में आप देखेंगे ये भारत का जो है देशांतरी विस्तार। और 1 डिग्री में आप देखेंगे 4 मिनट होता है। और टोटल देखेंगे इन दोनों के बीच जो देशांतर है 29 देशांतर का अंतर है, यानी 116 मिनट का अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और उस 116 मिनट के अंतर को आप देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे भारत का जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम है वो देखेंगे कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है। और ये भारत का जो टाइम जोन है ये किससे किससे गुजरता है? आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच ये गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात। यानी 8 राज्यों से होकर कैंसर रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा देखेंगे, अब देखें मैंने बताया था 29 देशांतर का अंतर है। ठीक है, लगभग 116 मिनट का। तो आप देखेंगे पूर्व में सूर्य जल्दी जो है उगता है, 2 घंटे का लगभग अंतर दिखेगा आपको। क्यों? देशांतर की वजह से ही दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ से साउथ में पूरा भारत की लंबाई कितनी है, तो 32 से 14 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी पूर्वी छोर कौन सा है, तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में किविथु एक जगह है। और सबसे पश्चिमी बिंदु आप देखेंगे क्या है? गुहार मोटा, गुजरात में स्थित। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे नॉर्थर पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल। सबसे साउथर्न पॉइंट आप देखेंगे कहाँ है?
वो भी इंदिरा पॉइंट है या फिर कन्याकुमारी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भारत की। इसके अलावा आपसे पूछा जाए अगर कि भारत के पास टोटल जो है स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा आप देखेंगे, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई आप देखेंगे, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है आप देखेंगे, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये जलीय और स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। इसके अलावा पूछा जाए कि भारत में कितने देशों के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। घटते क्रम में देखेंगे सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, इसके बाद चीन के साथ, इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पाकिस्तान के बाद देखेंगे नेपाल के साथ, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद आप देखेंगे भूटान, भूटान के बाद अफगानिस्तान। तो ये 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, एरिया वाइज बात करें तो लार्जेस्ट एरिया वाइज देखेंगे, यानी क्षेत्रफल के आधार पर, जैसा कि हमने सेंसस में बताया है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आएगा। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है, उसके बाद सिक्किम का नंबर आता है। और कुछ चीजें याद कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो आप देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पर है, तो आप देखेंगे ये अंडमान है, ये निकोबार, इसको अलग करता है। ठीक है, डेक्कन पासेस, ये है डेक्कन पासेस। डेक्कन पासेस आप देखेंगे तो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल देखेंगे, 9 डिग्री चैनल जो है आप देखेंगे मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है, ये लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को आप देखेंगे मालदीव से अलग करता है। तो ये सब जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरोत्तर यानी नॉर्थन मोस्ट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सहारनपुर। सबसे दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है, सोनभद्र। सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है, तो आप बलिया बताएंगे। सबसे पश्चिम में तो आपको बताना है शामली। ठीक है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो उसकी लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य के साथ लगती है, तो आप देखेंगे कुल मिलाकर 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है। इन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, केंद्र शासित प्रदेश, जो दिल्ली शामिल है। यानी 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अभी आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश की सीमा कहाँ लगती है, तो आपको हम आगे दिखाएंगे। ठीक है, अगर बात करें सोनभद्र, सोनभद्र जो होता है वो 4 राज्यों से लगता है। ठीक है, ये सोनभद्र है। सोनभद्र देखेंगे बिहार, झारखंड और इधर देखेंगे छत्तीसगढ़ नीचे है, इसके बाद इधर आएंगे एमपी। सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा हापुड़ है। ठीक है, आप देखेंगे सहारनपुर, सहारनपुर से जो है आप देखेंगे 3 राज्य लगते हैं, इधर उत्तराखंड हो गया, उधर हिमाचल प्रदेश हो गया और इधर जो है देखा है हरियाणा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करती है। और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला राज्य जो है यह एमपी है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसे ही ज्योग्राफी के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की सीमा जो है देखेंगे तो साझा होती है, जिसमें मुरैना, ठीक है, मध्य प्रदेश के 13 जिले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिगरौली। तो ये मध्य प्रदेश के राज्य हैं। 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। बिहार के साथ देखेंगे 8 जिलों की सीमा साझा होती है। हरियाणा के साथ देखेंगे हरियाणा के 7 जिलों की सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में देखेंगे 5, राजस्थान में 2, छत्तीसगढ़ में 1 और झारखंड में 1। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे सिरमौर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उसे 3 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें मध्य गंगा का मैदान, दूसरा ऊपरी गंगा का मैदान, तीसरा मध्य पठार का मैदान। इसके अलावा इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, उत्तर प्रदेश की जो जितनी वर्कफोर्स पॉपुलेशन है उसमें आप देखेंगे 59.3% लोग कृषि करते हैं। इसमें 29% कृषक, 30.3% जो है कृषक श्रमिक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में सिंचाई से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। सिंचाई से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें नहर सिंचाई के तहत आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का लगभग देखेंगे कितने हेक्टेयर भूमि आती है, 3091 हेक्टेयर भूमि आती है, जिसमें राज्य में कुल नहर सिंचित क्षेत्र की बात करें परसेंटेज में पूछा जाता है तो 30.91% जो है नहर सिंचाई के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र आता है। इसके बाद देखेंगे नहर सिंचाई के बाद देखेंगे किसका नंबर आता है, नहर के बाद कुएं टैंक का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में 80% सिंचाई जो होती है नलकूपों द्वारा कुओं द्वारा होती है, 19% नहरों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके किनारे स्थित प्रमुख नगर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट नदी भारत की उत्तर प्रदेश की कौन है, गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे देखेंगे तो कितने नगर स्थित है, गढ़मुक्तेश्वर 1, कछला घाट 2, फतेहगढ़ 3, बिल्लौर 4, 5 देखेंगे बिठूर, कानपुर 6, उन्नाव 7, दलमऊ 8, सिंहपुर 9, प्रयागराज 10। ठीक है, इससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। 11 सिरसा, वाराणसी 12, गाजीपुर 13, 14 देखेंगे शेरपुर या बलिया। तो 14 जो है जिले देखेंगे, 14 स्थान या जिले जो है आप देखेंगे जो प्रमुख नगर हैं वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये बात तो हो गई। इसके अलावा यमुना नदी के किनारे यूपी के कितने स्थान या शहर स्थित है, बागपत 1, वृंदावन 2, मथुरा 3, चौथा आगरा, बटेश्वर 5, इटावा 6, इसके बाद हमीरपुर देख लेंगे, कौशाम्बी, फिर प्रयागराज, यानी 10 स्थान जो है यमुना के किनारे स्थित है। गोमती के किनारे आप देखेंगे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर 3 जो है आप देखेंगे शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे आप देखेंगे अयोध्या, गोला, बहरहालगंज, ये 3 शहर स्थित हैं। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर, बेतवा किनारे हमीरपुर, मंदाकिनी या पैसू नदी किनारे चित्रकूट, रामगंगा किनारे मुरादाबाद, सई नदी किनारे प्रतापगढ़, सोन नदी किनारे सोनभद्र, हिंडन के किनारे गाजियाबाद। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शहर कौन सी नदी किनारे स्थित है। गंगा नदी की बात कर रहे थे, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन गंगा नदी से पंचप्रयाग के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे पंचप्रयाग का क्रम देखेंगे। पंचप्रयाग में आपको एक मुख्य नदी ध्यान रखनी है, अलकनंदा। अलकनंदा ही मुख्य नदी है, इसी से सारी नदियां आकर मिलती है। अलकनंदा आप देखेंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पर एक संतोपन ग्लेशियर वहां से निकलती है। सबसे पहली नदी बाईं तरफ से आकर मिलती है विष्णुप्रयाग, यानी पहला प्रयाग कौन सा है, विष्णुप्रयाग। इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, धौली गंगा। पहली नदी है धौली गंगा आकर मिलती है, उससे विष्णुप्रयाग बनाती है। फिर बाईं तरफ से दूसरी नदी आकर मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग बनाती है, दूसरा प्रयाग। फिर तीसरा प्रयाग बनता है जब उसमें पिंडार रिवर आके अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। ठीक है, ये 3 नदियां मिल गई। इसके बाद जब चौथी नदी को मिलना होगा तो वो दाईं तरफ से आके मिलेगी, वो मंदाकिनी रिवर है। और मंदाकिनी रिवर आप देखेंगे केदारनाथ धाम से चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और वो देखेंगे अलकनंदा में रुद्रप्रयाग के पास आकर मिलती है। ठीक है, इस प्रकार ये चौथा प्रयाग हो जाता है। फिर गंगोत्री से जो है आप देखेंगे भागीरथी रिवर निकलती है, ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। फिर देवप्रयाग ये 5वां प्रयाग हो जाता है, यहीं से गंगा नदी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई गंगा नदी की। अब हिमालय और उसके अदर इंपॉर्टेंट रिवर की बात की गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में दिया गया है। इसमें एक रिवर हमको बताना है, कभी कभी बहुत ज़्यादा न्यूज रहते हैं, बराक रिवर। बराक रिवर देखेंगे मणिपुर और नागालैंड की सीमा से बहती है। ठीक है, और बांग्लादेश में आप देखेंगे भांगा बाजार के पास जाकर आप देखेंगे ये मेघना से मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी के कुछ और हमने ये गंगा नदी का स्रोत देख लिया। इसके बाद गंगा नदी से सबसे पहले नदी अगर मिलती थी गढ़वाल हिमालय से निकल कर आती मिलती है रामगंगा। ठीक है, सबसे पहले कौन मिलती है, रामगंगा। फिर आप देखेंगे रामगंगा के बाद आप देखेंगे उससे सेकंड नंबर पर आके मिलती है गोमती। ठीक है, बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों क्रम है। फिर तीसरी नदी आप देखेंगे काली शारदा सरयू जो है ये घाघरा से मिलती है। घाघरा से मिलने के बाद देखेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर जो है आप देखेंगे राप्ती भी घाघरा से मिल जाती है। ये आकर जो है आप देखेंगे घाघरा जो है मिलती है क्या बोलते हैं, बिहार में। ठीक है, गंगा से मिलती है। इसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। लास्ट में देखेंगे सिक्किम से निकलकर दार्जिलिंग हिल से निकलकर मंदाकिनी रिवर गंगा में आखिरी नदी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप दाईं तरफ से मिलने वाली नदी देखेंगे तो एमपी में जाना पाव हिल से चंबल रिवर निकलती है। अमरकंटक हिल से सोन हिल निकलती है, पटना में जाकर मिल जाती है। ठीक है,
छोटा नागपुर पठार से देखेंगे दामोदर रिवर और दामोदर सहायक बराकर है। ठीक है, तो ये गंगा रिवर को सहायक नदियां, इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लेक और रामसर साइट की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो देखेंगे फुलहर झील। फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, पीलीभीत से निकलती है। पखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। करेला झील लखनऊ में है। गोविंद बल्लभ सागर कृत्रिम झील है, सोनभद्र में है। इसके अलावा अलवीरा झील, ये विदेशी पक्षियों के लिए कौसाम्बी में स्थित है। तो इन झीलों को आपको ध्यान में रखना है। बात करें उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की तो 10 रामसर साइट है। ठीक है, और टोटल इंडिया में कितने रामसर साइट है? 75। ठीक है, इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे बखीरा सेंचुरी कहाँ है? संत कबीर नगर में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उन्नाव में। ठीक है, सवाना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? मणिपुर में है। मैनपुरी में है। सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में। सुर सरोवर आगरा। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको लोकेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 75 रामसर साइट के यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको देख लेना। हाल ही में जो लेटेस्ट 5 रामसर साइट जोड़े गए हैं, इसमें आप देखें कराईकल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। ठीक है, पलेकरनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में। पिचवरम मंगरोव ये भी जोड़ा गया। साख्य सागर मध्य प्रदेश में। और देखेंगे पाला वेटलैंड मिजोरम में, ये रामसर साइट में जोड़ा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे ये शारदा जो है ये इसके बीच में बहती है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार की बात करें, चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में सबसे पुराना 1957 में स्थापित किया गया था। किशनपुर वन्य विहार दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट। चंबल राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार बब्बर शेर सफारी जिसका इटावा। कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र मिर्जापुर में स्थित है। इसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश का 45वां टाइगर रिजर्व था। इसे शाहजहांपुर में नवीनतम ये वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत वाला हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है। इसका विस्तार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा हापुड़ जिले में है। ठीक है, तो इनको आपको रट लेना है। इसमें अब क्या बता दें, अब मैप में भी इनकी लोकेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। अब जब ये सब पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिवर पढ़ा, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि परियोजनाएं उनसे संबंधित नदियां लाभान्वित होने वाले राज्य। तो इसमें हमको क्या याद रखना है? परियोजना है किस राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना है, इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान लाभान्वित है। फरक्का देखेंगे गंगा भागीरथी पर बना है। हीराकुंड महानदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, काकड़ा पारा देखेंगे ताप्ती नदी पर गुजरात में। उकई उकई भी ताप्ती पर गुजरात में बना है। ठीक है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी आंध्र प्रदेश में। इडुक्की पेरियार केरल में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड बना है। कोयना कोयना महाराष्ट्र में। रिहंद परियोजना यूपी में है, ये आपको ध्यान रखना है, रिहंद नदी पर है, तो यूपी को खासकर आपको टारगेट करके चलना है। ठीक है, कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार नेपाल के बीच है। मैराछी परियोजना पूछा जाता है, मैराछी जो है मैराछी नदी पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य। तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश कर्नाटका के मध्य है। ठीक है, इसके अलावा यही चीजें यहाँ पर देखेंगे मैप में भी दी गई हैं, इसको आपको देख लेना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग उससे संबंधित डाटा की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे एक जिला एक उत्पाद, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, कई सारे जॉब जो है क्रिएट होंगे और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें कुछ उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला है, जो न्यूज़ में रहते हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे फिरोजाबाद आप देखेंगे कांच के उत्पाद के लिए फेमस है। मथुरा देखेंगे सैनिटरी फिटिंग के लिए। मैनपुरी में तरकासी कला का अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अलीगढ़ के ताला और हार्डवेयर वहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने इंपॉर्टेंट लिखा है, बाकी लिस्ट हम शेयर कर देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। कौसाम्बी में आप देखेंगे फल प्रसंस्करण, ये केले का प्रसंस्करण होता है, इसलिए वहाँ पर जीआई टैग उत्पाद वहाँ का फेमस है। बरेली में आप देखेंगे जरी जरदोजी की कढ़ाई होती है, इसलिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कानपुर नगर कानपुर देहात की बात करें, चमड़ा और एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं। कन्नौज में आप देखेंगे इत्र और चिकनकारी के लिए फेमस है।
लखीमपुर खीरी की बात करें, जनजातीय शिल्प के लिए फेमस है। मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन देता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। मेरठ में खेल सामग्री बनती है। बागपत में देखेंगे हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद मुरादाबाद जो देखेंगे धातु शिल्प के लिए पीतल नगरी कहा जाता है इसे, ठीक है। अमरोहा अमरोहा जो है देख संगीत वाद्य ढोलक को जीआई टैग दिया गया है, इसलिए फेम न्यूज में था। संभल संभल में देखेंगे हस्तशिल्प हॉर्नबोन यानी हड्डियों से बनाया जाता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है, इसे न्यूज में था, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। मिर्जापुर आप देखेंगे दरी कालीन के लिए फेमस है। भदोही भी आप देखेंगे दरी कालीन के लिए फेमस है। सहारनपुर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लकड़ी और नक्काशी के लिए फेमस है। वाराणसी रेशम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। श्रावस्ती आप देखेंगे जनजातीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था उसको बता दिया, और बाकी लिस्ट शेयर कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट संबंधित फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। अब इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च बार बार इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस की बात हो, आरओ की बात हो, इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मिलान करने के लिए, उनको देखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ध्यान रखिएगा लखनऊ में, ठीक है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी चीनी की बात कर रहा है, कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन यानी गन्ना रिसर्च कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जियों पर रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ है, वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी यानी पूर्ण नाम जिसका नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाएगा आपसे भारतीय चारा और चारा अनुसंधान कहाँ है, झांसी में, ठीक है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी कहाँ है, भदोही में। इसके अलावा नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ। नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज लखनऊ में। उत्तर प्रदेश प्रावधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप देखेंगे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये भी लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी ये भी लखनऊ में है, ठीक है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक ये कहाँ स्थापित किया गया है, लखनऊ में। नेक्स्ट आप देखेंगे राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जानवरों पर जो है इसमें रिसर्च होता है, बरेली में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये कहाँ है, बरेली इज्जत नगर में है। इसके अलावा देखेंगे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च यानी केंद्रीय आलू रिसर्च अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। अगर यानी इसके अलावा देखेंगे तो केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे है, शिमला में भी है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, शिमला में है। हेडक्वार्टर शिमला में है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है, लेकिन यूपी में जो है वो आप देखेंगे कहाँ पर, मेरठ में है, ठीक है। इसके अलावा मस्तिष्क ज्वार उन्मूलन केंद्र गोरखपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ, मुरादाबाद में है, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना बथरा उन्नाव में किया गया है। लेदर पार्क की स्थापना आप देखेंगे आगरा में किया गया है। राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन किसे कहा जाता है, आप देखेंगे हापुड़ टिपखुआ को। लायन सफारी पार्क इटावा। थीम पार्क यानी पर्यटन संबंधी पार्क आप देखेंगे आगरा में स्थापित किया, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई संस्थान की। अब बात करेंगे यूपी के प्रमुख खनिज और उनके स्थान की, कहाँ प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए हीरा कहाँ पाया जाता है, हीरा देखेंगे बादापुर मिर्जा में पाया जाता है। सोना शारदा और रामगंगा की रेत में, ठीक है। यूरेनियम देखेंगे ललितपुर में। चूना पत्थर गुरमा कंचा बसुहारी मिर्जापुर और सोनभद्र के पास। इसके अलावा आप देखेंगे पोटास देखेंगे इलाहाबाद चंदौली बांदा और झांसी में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बैकसाइड पूछा जाए, बैकसाइड आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, बांदा वाराणसी ललितपुर में पाया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे आप पूछा जाए कि लौह अयस्क तो ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में, ठीक है। जिप्सम की बात करें झांसी हमीरपुर में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है, सबको रटना नहीं है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कला और संस्कृति पर्यटन और मेले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पर्यटन स्थल और त्योहार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे मेले के बारे में। मेले में आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेला है, जैसे रामनवमी का मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। खिचड़ी का मेला गोरखपुर में। तेरों का मेला आप देखेंगे, सोरों का मेला कासगंज में। रामायण मेला चित्रकूट में। कैलाश मेला आप देखेंगे आगरा में प्रतिवर्ष तीसरे सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। ठीक है? इसके अलावा देखेंगे देवी पाटन का मेला बलरामपुर में। हलिंजर का मेला आप देखेंगे बांदा में। ठीक है? नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। ठीक है? मनकपुर का मेला फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है? तो ये बातें हो गई मेले की। इसके अलावा कुछ और मेलों की बात कर लेते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में लगता है। पटेश्वर का मेला देखेंगे आगरा में लगता है। काम्पिल्य मेला बांदा में। ठीक है? देव छठ मेला आप देखेंगे दाऊजी मथुरा में लगता है। ठीक है? गोविंद साहब मेला आप देखेंगे आजमगढ़ में लगता है। अब यूपी के पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। मेले की बात कर ले, अब पर्यटन स्थल की बात करें तो यूपी में कुछ खास पर्यटन स्थल में एक बात करें, हेरिटेज आर्क। हेरिटेज आर्क में देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे कल्चरल और ऐतिहासिक प्राकृतिक आयामों को करीब से देखने का मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे एक छोर से दूसरे छोर तक फैले सुंदर और जीवन समाज को देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे आगरा, लखनऊ, वाराणसी क्षेत्र इनके चारों स्थित मनोहरम स्थानों को यात्रा कराई जाती है। बौद्ध सर्किट की बात करें, गौतम बुद्ध के जीवन काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है? इसमें आप देखेंगे स्तूप, प्राचीन मठ, बौद्ध मंत्रों को ध्यान, पूजा अर्चना आदि अलौकिक अनुभव करवाया जाता है। इसमें आप देखेंगे कपिल वस्तु, ये सिद्धार्थ राजकुमार का बाल्यकाल गीता है, इस समय फेमस है, इसलिए जो है यहाँ की यात्रा कराई जाती है। ठीक है? इसके अलावा कौशाम्बी की भी यात्रा कराई जाती है, प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर दूर। यहाँ पर बुद्ध ने कई धर्म उपदेश दिए थे। सारनाथ की यात्रा कराई जाती है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त करने का पहला धर्म उपदेश यहीं पर दिया था। अहिंसा, ऐसी मान्यता प्राप्त है कि स्वर्ग में अपनी माँ को संबोधित करने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ अवतरण लिया था, इसलिए यहाँ की यात्रा कराई जाती है। श्रावस्ती की बात करें, बहराइच से मात्र 15 किलोमीटर दूर, यहाँ पर कई स्तूप और खंडहर भी मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्रावस्त द्वारा स्थापित, यहाँ बुद्ध ने अपने जीवन के 27 साल गुजारे थे, इसलिए यहाँ की यात्रा कराई जाती है। ठीक है? कुशीनगर की बात करें तो गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित देखे नेपाल में कुशीनगर बुद्ध ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। ठीक है? और यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए यहाँ की भी यात्रा कराई जाती है। उसके अलावा देखेंगे बुद्धिस्ट साइट और उनके फीचर्स दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, वही चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ कभी न्यूज़ में रहता है अम्बेडकर सर्किट। अम्बेडकर सर्किट आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक इस जोड़ता है। वो 4 स्थल है। महू उनके बर्थ प्लेस है। चैत्य भूमि आप देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर जो है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इनकी मृत्यु हुई थी, मुंबई। इसके अलावा आप देखेंगे दीक्षा भूमि, आप देखेंगे नागपुर। और महापरिनिर्वाण भूमि, सॉरी, डेथ जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है? वो है महापरिनिर्वाण भूमि। ठीक है? वो दिल्ली में है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो इसमें देखिए खान रशीदिया मैनपुरी। ठीक है? रूमी दरवाजा लखनऊ। ठीक है? गोला गोलक्कड़ मंदिर। ठीक है? आप देखेंगे लखीमपुर खीरी, खड़क शाह बाबा मजार, कौसाम्बी। तो ये सब कुछ एरिया है, इनको आपको देख लेना है। जैसे आप देखेंगे दिगंबर जैन मोड़ आप देखेंगे असाई किले से प्राप्त है, इटावा में स्थित है। कनक भवन आप देखेंगे अयोध्या में। और सप्त मातृका प्रतिमा आप देखेंगे कन्नौज में स्थित है। ठीक है? इसके अलावा देखेंगे बौद्ध स्तूप कुशीनगर पिपरावा सिद्धार्थनगर में स्थित है। फिर कलिंजर दुर्ग आप देखेंगे बांदा में स्थित है। इसके अलावा देवी पाटन ये कहाँ है, बलरामपुर में। और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में स्थित है। ठीक है? ऐसे ही पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, इनकी लिस्ट हम आप शेयर कर देंगे, वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों और उनके उपनाम की बात करते हैं। इलाहाबाद को क्या क्या कहा जाता है, जैसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और अमृत की नगरी। वैसे आप देखेंगे इनके उपनामों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? आप देखेंगे इसमें गोरखपुर को क्या कहा है, गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर। ठीक है? कानपुर को चर्मनगर उद्योग, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है? नोएडा को उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं। ठीक है? ऐसे ही पूछा जाता है कि फिरोजाबाद को चूड़ी नगर, सुहागन नगरी कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर कहते हैं। ठीक है? मेरठ को क्रांति नगर, कैंची नगर कहते हैं। ठीक है? और रामपुर को चाकुओं को शहर कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो हाथरस को जो है हींग और गुलाल की नगरी कहते हैं। चंदौली को जो है धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है? मुरादाबाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पीतल नगरी, बर्तनों का शहर कहते हैं। ये तो बात हो गई उपनाम की।
ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचे हैं। टॉपिक नंबर 5 देख लेते हैं। मिसलेनियस टॉपिक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो है आप देखेंगे 7 जीआई टैग मिले हैं, उनको देख लेते हैं। तो जीआई टैग होता क्या है? यानी जीआई टैग किसी विशिष्ट भौगोलिक संकेतक में विशिष्ट ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले प्रोडक्ट को दिया जाता है। अगर ये किसी प्रोडक्ट को मिल जाए तो वो 10 साल के लिए वैध होता है। यानी जीआई टैग मिलने के बाद दूसरा उसे कॉपी या नकल नहीं कर सकता है। ठीक है, वो 10 साल के लिए संरक्षित हो जाता है। कानूनी ढांचे की बात करें तो वस्तुओं और भौगोलिक संकेतक पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत इसे संरक्षित किया जाता है। इंटरनेशनल आधार पर आप देखेंगे ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ का समझौता है, उसके आधार पर इसे संरक्षित किया जाता है। अब बात करें किन 7 को जो है जीआई टैग दिया गया है। अमरोहा का ढोलक, ये क्या है? आप देखेंगे कि आम, कटहल और सागौन की लकड़ी पर बनाया जाता है। इस पर आम आम देखेंगे जानवरों की खाल में आमतौर पर बकरी की खाल की सतह बनाई जाती है। पागपत पर घर सज्जा का सामान, ठीक है, सूती धागा इसमें शामिल है, इससे ये विशिष्ट प्रकार के सज्जा के सामान बनाए जाते हैं। बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, कलापी का हस्तनिर्मित कागज, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे महोबा का गौर पत्थर हस्तशिल्प, और वैज्ञानिक रूप से इसे क्या कहते हैं? पायरोप्लास्टोन के नाम से जानते हैं। महोबा की कुछ कहानी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महोबा में 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली से निर्मित ग्रेनाइट सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, महोबा का नाम महान त्योहारों के शहर से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट में 14 साल के वनवास के दौरान इसी पहाड़ी में व्यापक रूप से अपना इलाज किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है, 1182 में प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, और जिसमें आला उदल 2 भाई थे जो चंदेलों की ओर से लड़ते हुए महोबा के परमाल जो है छीन लिया था। ये तो बात हो गई महोबा की। इसके अलावा 2 और हैं, जीआईटेक मैनपुरी की तरकसी को, ठीक है, संभल के हॉर्न क्राफ्ट को। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूपी के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए गए हैं। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संग्रहालय, संग्रहालय से क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ संग्रहालय हैं, जैसे राज्य संग्रहालय की बात करें लखनऊ में है, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय कहाँ है? आर्ट गैलरी अयोध्या में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। ठीक है, तो ये कुछ संग्रहालय हैं, इनको आपको देख के रखना है। लाल बहादुर स्मृति संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित। ठीक है, बाकी और सारे संग्रहालयों को यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख परिवहन में, जिसमें सड़क देखेंगे, रेल देखेंगे, वायु देखेंगे, मेट्रो देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का स्थान प्रथम। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था। देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, 302 किलोमीटर का। विश्व का सबसे ऊंचा, सॉरी, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा प्रदेश में लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई, कब हुई थी? 1938 में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया था रालुपुर वाराणसी में। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग देखेंगे 92 किलोमीटर है। इसमें प्रमुख बिंदु की बात गोरखपुर बाईपास से देखेंगे NH-27 से जैतपुर के निकट जाता है। अंतिम बिंदु देखेंगे तो आप देखेंगे आजमगढ़ के पास ये मिलेगा। एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाला जनपद की गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में देखेंगे 354 किलोमीटर का लंबा ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसमें आप देखेंगे इसमें लखनऊ शुरू होकर आप बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर, अमेठी, सुल्तानपुर और आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर ये तय करेगा। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ के बीच, इसकी कुल लंबाई 628 किलोमीटर। कुल लागत आप देखेंगे तो इस लागत को गिनना नहीं, ये क्या है? 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। 2024 तक टारगेट है इसका तैयार होने का, 2024 आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे। देश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग नेटवर्क किसके पास है? महाराष्ट्र के पास। इसके बाद कर्नाटक के पास। तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे पर राजस्थान, पांचवें पर आंध्र प्रदेश। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, इसे 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ऑल वेदर रोड उपलब्ध करवाना ग्रामीण शहरों में। और देखेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों सहयोग करती है। कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44।
इससे पहले क्या कहा था, NH7 जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। सबसे छोटा देखेंगे NH 966B, जो पूर्व में क्या था, NH 47A, जो केरल के कोच्चि में कुन्नूर से वेलिंगटन आइलैंड के बीच मात्र 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में देख लेते हैं। तो 4 प्रमुख महानगरीय शहरों देखेंगे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और आप देखेंगे मुंबई को जोड़ने वाला ये क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना है, हमने बता दिया मोटी मोटा। अब बात करें ग्लोबल स्तर पर सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है, यूएसए के पास सबसे बड़ा सेकंड सड़क नेटवर्क, उसके बाद इंडिया का नंबर है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल, जहां पर आप गाड़ी लेके टू व्हीलर लेके जा सकते हैं, फोर व्हीलर लेके जा सकते हैं, क्या है, उमलिंगला पास। लेकिन इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, बीआरओ बना रहा है, डेमचिक सेक्टर बना रहा है, लिकारू मिंगला, ये जो है इससे भी जो आप 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित, यानी ये जब बन जाएगा तो इसका उमलिंगला का रिकॉर्ड तोड़ देगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जो के पहले पूरा पहले समय में काबुल से आप देखेंगे तो बांग्लादेश तक फैला हुआ था। ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। इसके अलावा देखें रोड नेशनल हाईवे से यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि नेशनल हाईवे कौन सा है, किस राज्य में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की बात, जो जो जरूरी वो बता दें, क्लासेस को ज़्यादा खींचने से क्या फ़ायदा है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है, जिसे हम मौसी हवाई अड्डा कहते हैं, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर में है। ठीक है, वाराणसी में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे बमरौली हवाई अड्डा कहाँ, प्रयागराज में। ठीक है, हिंडन वायुसेना केंद्र कहाँ, गाजियाबाद में है। ठीक है, झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ठीक है, ताजा जिसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभाग और योजना के बारे में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आप वक्फ बोर्ड न्यूज में था, तो वक्फ बोर्ड विकास निगम की स्थापना 27 अप्रैल 1987 की गई थी। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की और खेल निदेशालय की स्थापना 1974 में की गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना आप देखेंगे 2 अगस्त 1995 में की गई थी। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग की स्थापना 1995 में की गई थी। महिला बाल विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 1989 में की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मार्च 1933 में किया गया था। इस प्रकार हमने कंप्लीट यूपी का जो जो इम्पोर्टेंट था उसको स्पेशल क्लास में कवर कर लिया है। आई होप क्लासेस पसंद आई हो चैनल को शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। अब तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।